तो पिछले क्लास को हम लोग प्रिएम्बल ख़त्म कर लिए थे, प्रिएम्बल का समापन हो गया था। आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, आप लोग लिखे उसको, जो मेंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था प्रिएम्बल से लेकर। चलिए कोई बात नहीं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर भी और यह एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस का 75th ईयर्स मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है बीपीएससी सवाल पूछे मेंस में कि इन 75 सालों में संविधान का जो जर्नी है उसको बताइए, या फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे देशों में देखते हैं जहाँ पे संविधान आए और उसी हिसाब से वो चले भी गए, लेकिन हमारे देश में अभी तक संविधान के मूल्यों को एज इट इज़ पालन किया जाता है और संविधान अभी भी हमारे देश में लागू है जैसा वो संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया गया था। तो इस पर एक विवेचना या टिप्पणी करने को आ सकती है। तो यह एक चैप्टर के रूप में भी और यह एक बेहतरीन क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो सीखेंगे वह सीखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट जो है उसमें है ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? अलग अलग जगहों से लिया गया है। यहाँ पे दो शब्द को हम लोग ध्यान में रखेंगे, एक है ड्रॉन और कभी कभी आप लोग सुनते होंगे बोरोड। अब ये जो दो शब्द है ना, ड्रॉन और बोरोड, ये शब्द अपने आप में थोड़ा सा नीचे स्तर का है कि हमको कुछ मिल गया या हमने किसी से ले लिया, इसका आसान अर्थ ही होता है। तो यह शब्द अपने आप में थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म जिसको कहते हैं वो है। तो क्या हम अपने संविधान के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग सोर्सों से लिया गया है? जैसे हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। जो हमारा डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया, और बाकी से बहुत सारी बातें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। तो क्या यह कहना सही हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, एक तरह से अलग अलग संविधानों से लिया गया है, यानी कि हमारा अपना कुछ है ही नहीं इसमें नया? अपना भी है। ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में डेरोगेटरी है। तो यह शब्द एज ए कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग इसको प्रयोग नहीं करेंगे, और ऐसा है भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब इस पे चर्चा हो रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का वॉल्यूम 7 पेज नंबर 30 से 35 आप लोग पढ़ेंगे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, और हम उनको कोट कर रहे हैं, कि जब ये 1948 में इस पर चर्चा हो रही थी तो विश्व का जो पहला संविधान बना वो अमेरिका ने बनाया, और 1948 तक पहला संविधान बने हुए 150 साल से अधिक का समय गुजर चुका होता है, और काफ़ी देशों ने अपने अपने संविधान बनाए। तो क्या जब 150 साल का एक तरह से जर्नी कंप्लीट हो गया, तो इस फेज़ में यानी कि 1948 में क्या हम कुछ नया बना सकते हैं संविधान में? क्या हम कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जब इतना जर्नी हो गया तो क्या एक अलग अलग विचारकों ने इसको काफ़ी चिंतन करके अपने अपने तौर पे रिफाइन किया, लेकिन 150 साल के जर्नी के बाद अगर हम कुछ इसमें नया ऐड कर सकते हैं तो यही ऐड कर सकते हैं कि हम अलग अलग संविधानों को स्टडी करें, उनकी जो अच्छी बातें हैं उसको हम एक्सेप्ट करें, और कुछ अगर उसमें वैसी बुराइयां रह गई हैं तो उसको हम फिल्टर आउट कर दें। सिर्फ यही नहीं, हम अपने देश की संस्कृति और हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट को हम बदल के अपने रूप में एक्सेप्ट करें। इसी को हम लोग कहते हैं कि जैसे सेकुलरिज्म का ही कॉन्सेप्ट है तो इंडियन कॉन्सेप्ट अलग है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है। सोशलिज्म की ही बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट अलग है और रशियन का कॉन्सेप्ट अलग है। तो यह बोरोड नहीं है, बल्कि यह एक स्टडीड है, यानी कि अलग अलग संविधानों को हमने पढ़ा और हमने समझा, और उसके बाद फिर हमने एक ऐसे संविधान की संरचना करने का प्रयास किया जिससे हम अपने देश को अधिक उन्नति की ओर ले जाए। तो यह बोरोड या ड्रोन नहीं है। तो आप लोग जब भी ऐसा उत्तर लिखेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही बोरोड का ना ही ड्रोन का, क्योंकि ये शब्द अपने आप में एक डेरोगेटरी, और ऐसा है भी नहीं। हमने क्या क्या स्टडी किया, 60 से भी अधिक संविधानों का हमने यहाँ पे स्टडी किया, अध्ययन किया, और उसके बाद हम लोगों ने अपने देश के लिए जो सही लगा उसको एक्सेप्ट किया। तो पहला पॉइंट आप लोग क्लियर है।
दूसरा पॉइंट में है सप्लीमेंटेड बाय मल्टीपल अमेंडमेंट्स। कोई भी चीज अगर झुकता नहीं तो टूट जाता है, बहुत फेमस कहावत भी है हिंदी में। अगर हमारे संविधान में संशोधन का प्रक्रिया नहीं होता तो क्या वो समय के साथ अपने आप को मेंटेन कर पाता? नहीं कर पाता। हमारे संविधान में 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। यह संशोधन के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो खुद को बदलते समय के साथ बदलने का प्रयास करता है। आज जो विधान सही है, हो सके कल को जाकर वही संविधान या वही विधान गलत साबित हो जाए। उदाहरण के तौर पे अगर हम ले तो सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, जिसको हम लोग एडल्ट्री कहते हैं, संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम इसको सही माना गया। इनफैक्ट आज़ादी के काफ़ी वर्षों तक, 50-60 वर्षों तक इसको सही माना गया कि नहीं, अगर कोई एडल्ट्री करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगना चाहिए, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन अब हम उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। क्या एडल्ट्री मतलब, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कभी बाद में, जब आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस को पढ़ेंगे ना तो उसमें हल्का इसको चर्चा करेंगे। तो हमने क्या किया, अलग अलग अमेंडमेंट करके, या जैसे ही समय के साथ हमें अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी, हमने संशोधन करके अपने संविधान को समय के साथ अनुरूप बनाने का प्रयास किया। इसी में बहुत सारे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 43rd, 44th, ये तीन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं और बार बार ये भी चर्चा में आएगा भी। 73rd, 74th, इन सब में क्या हुआ, पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऐड किया गया हमारे संविधान में। 86th राइट टू एजुकेशन एक्ट को। तो ये सब क्या है, समय के साथ अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। अगर हम पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो क्या है, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे और जब हम प्रियम्बल भी हम लोग पढ़े तो देखे कि एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। जैसे जैसे हमारे लोग और शिक्षित होते गए, दुनिया को समझते गए, तो हमने क्या किया, पावर को डेलीगेट किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया और पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक अथॉरिटी को और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, जिससे लोग डायरेक्ट अपना जो भी बेहतर हो उनके लिए फैसला ले सकें। तो ये सब क्या है, समय के साथ बदलाव, और जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। 86th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, इसी के तहत 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि हम सभी को शिक्षा का अधिकार दे सके, लेकिन जैसे जैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते गए, कैपेबल हो गए, तो हमने यह अधिकार दे दिया। अब हर एक बच्चा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है। सेकेंड फीचर्स। थर्ड फीचर है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमने उसको इनेक्ट कर लिया, उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। आज एट प्रेजेंट यानी कि 28 जनवरी 2022 को हमारे संविधान में 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल हैं। यानी कि हमारा संविधान जो ऑलरेडी बहुत बड़ा था वो और बड़ा हो गया। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिकम मच लॉन्गर देन इट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बड़ा ही हो गया, कुछ आर्टिकल्स को हमने रिवोक भी किया। यहाँ पे एक टर्म का आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवोक। लीगल टर्म में हम लोग हटा या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या टर्म का प्रयोग करेंगे, रिवोक कर लेना। किसी को ख़त्म कर दिया गया, किसी आर्टिकल को, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग रिवोक कर लिया गया। तो बहुत सारे आर्टिकल को रिवोक भी कर लिया गया। बेहतरीन एग्जाम्पल आर्टिकल 31, और भी बाकी हम लोग पढ़ेंगे समय के साथ। और बहुत सारे आर्टिकल्स को यहाँ पे ऐड ऑन करते गया। जैसे कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सुना, तो क्या बाद में हमने ऐड किया। जितने भी हमारे पंचायत हो गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, पार्ट 9, वो सारा हमने बाद में ऐड किया 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21A राइट टू एजुकेशन को हम लोग ऐड किया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ओवरऑल अपने संविधान को और विशाल किया। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो इसका क्या कारण है, आखिर ये इतना बड़ा संविधान हमारा बना कैसे।
अगर हम अमेरिकन संविधान की बात करें तो उनका जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुश्किल से 7000 शब्द भी नहीं है, यानी कि 7000 शब्द से भी कम वर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे संविधान में तो पता नहीं किसने गिनती किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है 1,00,000-2 लाख से कम तो नहीं मिलेंगे। पहला जो इसमें हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है वह इनकॉर्पोरेट्स डिफरेंट एंड विविड एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने आज़ादी के बाद 1947 के बाद अपना संविधान निर्माण शुरू किया तो उस टाइम तक बहुत सारे संविधान ऑलरेडी बन चुके थे। सिर्फ संविधान ही नहीं बन चुके थे, बहुत सारे जजमेंट भी पास हुए थे। उन जजमेंट के आधार पे और बाकी दूसरे देश ने जो संविधान लागू किया और क्या मिस्टेक उनसे रह गया या किस चीज़ की कमी रह गई उसको हमने अपने संविधान में कैलकुलेट किया। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स की बात की जाती है, इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1780-1790 के दशक में उसका निर्माण किया गया तो उस टाइम अमेरिका के लोगों को एक पावर दी गई जिसको कहते हैं राइट टू बियर आर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? बियर मतलब भालू, राइट टू बियर आर्म्स, ये बियर का मतलब भालू नहीं है। राइट टू बियर आर्म्स का मतलब है हथियार रखने का अधिकार, यानी कि उस टाइम अमेरिका के लोगों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन क्या हमारे संविधान में है हथियार रखने का अधिकार? होना चाहिए। उस टाइम का अगर हम परिस्थिति देखें अमेरिका का तो एक तरह से सिविल वार उनके यहाँ चल रहा था। आज अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उस टाइम 13 स्टेट्स आए थे शुरू में, फिर बाद में धीरे धीरे सारे स्टेट्स उसमें जुड़ते चले गए। तो उस टाइम शायद यह सही हो सुरक्षा के लिए नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार। लेकिन आज अमेरिका में क्या है कि इस हथियार के कारण हर घंटा एक बच्चा मारा जाता है, हर घंटा मिनिमम एक बच्चा। अब 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, मिस फायर हो गया, कोई और घटना हो गई, तो स्टडी ऑन एन एवरेज हर घंटा एक बच्चा वहाँ पे मारा जाता है बिकॉज ऑफ दिस। उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी, अभी सिचुएशन बदल गई। अब पुलिस आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, अब हर एक व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। जब हम तो ये बात जो है ये 1790-1780 दशक की बात है। लेकिन जब हम 1948 में अपना संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमने देखा कि अब आवश्यकता नहीं है, लोगों को, नागरिकों को हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी पुलिस व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दे सकें। तो हमने क्या किया, उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बाकी सारे फंडामेंटल राइट को हमने इंक्लूड किया। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखा, इक्वालिटी की बात, फ्रीडम का बात, लिबर्टी की बात, हमने उसको यहाँ पे रखा। तो हमने क्या किया, अलग अलग संविधानों से अलग अलग बातों को सीखा। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस की बात सीखी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जिस टाइप का इंटरनल इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे में है वैसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन हमने उसको अपने में इंक्लूड किया क्योंकि हमें लगा कि हो सके भविष्य में जाके उसका आवश्यकता पड़ सकता है। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने संविधान में रखा। इसके 2 कारण थे। एक तो हमारे लोग उससे अभ्यस्त थे क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के ही गुलाम थे, तो उसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे, तो उसको फॉलो करना आसान होता है। दूसरा ये हमें ज़्यादा बेहतरीन लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जब अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे तो उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर वहाँ का प्रेसिडेंट किसी बात को कहता है तो होल एंड सोल वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको वायलेट नहीं कर सकता, उसको दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे में वैसा नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हर कार्य के लिए जवाबदेह होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में। डायरेक्ट कब? जब हम 5 साल बाद वोटिंग करते हैं तो हर एक जनता के प्रति वो जवाबदेह है, और इनडायरेक्ट रूप में वो हर एक कृत्य के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। और संसद क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ऐसा जवाबदेही डे टू डे लाइफ में नहीं है। बहुत सारे वो एक्शन बिल्कुल अपना एट विल पे वो ले सकता है। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए। सिर्फ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं, अलग अलग जजमेंट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया। बाकी सभी तो DPSP आयरलैंड से लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिए, वो सब याद रहता है। इसमें 2 चीज़ और
आप लोगों को याद रखना चाहिए, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने काफ़ी कुछ लिया, और दूसरा हमने अमेरिकन जजमेंट से काफ़ी कुछ लिया। अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है उसने बहुत सारे जजमेंट दिए, उस जजमेंट के आधार पे जो हमें सही लगा वो हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? बाकी सब आप सुने होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी कम लोग सुने रहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। इसका क्या मतलब हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, प्रशासन व्यवस्था जिसको बोलते हैं। उसका डिटेल में हमने संविधान में उसका प्रोविजंस भी रखा। जैसे कि आप सीएजी की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बात करें, अलग अलग सर्विसेज की बात करें, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर किसी भी तरह का स्टेट कमीशंस हो। हमने इलेक्शन कमीशंस की बात की, हमने जुडिशरी की अलग अलग अथॉरिटी और उसके पावर्स की बात की। सिर्फ यही नहीं, हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को हम अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमें जजेस की आवश्यकता है केसेस में, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। इन सभी बातों को भी हमने अपने संविधान में रखा। हालांकि एक पॉलिटिकल थिंकर थे वेयर, उनका नाम था वेयर, स्पेलिंग थोड़ा सा उनका अलग होता है। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें ऐसा बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बात लिखा हुआ है संविधान में जो एक सिंपल लेजिस्लेशन के द्वारा भी लिखा जा सकता था। सिंपल लेजिस्लेशन का मतलब एक कानून के द्वारा, एज अ रूल, उसको संविधान में डालने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि अभी हम रिटायर्ड जजेस की बात की है, तो जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उस टाइम ऐसा बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में था कि अगर कोई हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो चुके हैं और फिर भी अगर सरकार को लगती है कि हमें उनकी सर्विसेज की आवश्यकता है तो वो फिर से उनको अप्रोच कर सकती है। और ऐसा बात संविधान में डालने की आवश्यकता नहीं है, यह जरूरत के अनुसार सरकार एक रूल पास करके इसको कर सकती है। लेकिन इन सभी बातों को भी हमने संविधान में डाला। कुछ समय के साथ हटाए गए, लेकिन कुछ की महत्व हम लोग अभी भी समझ सकते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना। ये पूरी संभावना है कि ये जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, अगर इस बात को हम संविधान में नहीं रखे होते तो सरकार ऐसा कर सकती थी, या कोई भी अगर वैसा लोग सरकार में आ जाता तो संविधान तो वही रहता, लेकिन सरकारी तंत्र को वो अपने कब्जे में कर सकता था। तो अगर छोटा से उदाहरण ले, अगर इलेक्शन कमीशन को ही अपने अंडर रख लेता तो क्या फेयर चुनाव हो सकता था इंडिया में? जो एक बार जीता वही बार बार जीता। तो क्या हम इलेक्शन कमीशन को क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के एक इंडिपेंडेंसी उनको दे रहे हैं। चाहे जुडिशरी की बात करें, कमीशंस की बात करें, सर्विसेज की बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं। तो ये हमारे लिए लंबे एस्पेक्ट में काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। और इसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं संविधान सभा में कि यह जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डाले हैं, उस टाइम क्या है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो हमारा देश एक तरह से गर्भावस्था में था, गर्भ अवस्था में ही था। और जब हम स्वतंत्र होते और सारी बातें को डिटेल में संविधान में ही नहीं लिखते तो ऐसा हो सकता है कि कल को कोई आदमी उस बात को गलत तरह से कोट करके अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता था। इसी पे एक और सवाल कभी उठ जाता है कि हम लोग का जो संविधान है काफ़ी लीगल वे में लिखा हुआ है, कानूनी भाषा में। थोड़ा अगर किसी को बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं आता या उस टाइप का लीगल इंग्लिश नहीं आता तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वो आम आदमी के लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, लेकिन इतना डिटेल में लिखने से ये फ़ायदा हो गया हमें कि कोई भी व्यक्ति कल को हमारे संविधान को मिस कोट नहीं कर सकता, मिस रिप्रेजेंट करके अपने व्यक्तिगत लाभ का उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो ये बेनिफिट हमें मिला डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन से। अगले पॉइंट में है पिक्युलियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन इंडिया, यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं हमारे देश में जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश पे ही हैं और बाकी दुनिया के देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे पार्ट 16 की बात करें तो उसमें क्या हमने एससी और एसटी के बारे में बात किया है ना। पार्ट 18 की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की है। आपको किसी भी और कंट्री में ये एससी एसटी नहीं मिलेगा, वहाँ पे हर एक नागरिक को समान समझा जाता है।
लेकिन हमारे देश में कुछ विशेष प्रकार की अलग समस्याएं थी, तो इसको भी हमने क्या संविधान में इंक्लूड किया। इसे जस्ट एज अ लेजिस्लेशन के तौर पर नहीं रखा, बाकायदा इसको एज कॉन्स्टिट्यूशनल माना, SC एंड ST, यानी कि उनके क्षेत्र को या उनके अधिकारों को बचाने के लिए या उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इन्हें संविधान में स्थान दिया। अलग अलग एक लेवल होता है, किसी को अगर हम लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं तो वो एक अलग लेवल है, उसी चीज़ को अगर हम संविधान में रखते तो वो ज़्यादा प्रोटेक्शन है, उसका लेवल हाई माना जाता है, तो हमने इसको रखा। ये आपको किसी और देश के संविधान में नहीं मिलेगा। पार्ट 18 में देखिए हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की, भाषा की बात की। आपको शायद ही किसी संविधान में मिले कि भाषा के लिए इतना बड़ा किसी संविधान में बाकायदा पार्ट या संविधान में उसका उल्लेख किया गया हो, क्योंकि हर देश में एक दो भाषा बोली जाती है। यूरोपियन कंट्री में भी जैसे फ्रेंच ही है तो अपना एक फ्रेंच और इंग्लिश दो भाषा का प्रयोग करता है। रसिया में भी तो रशियन और इंग्लिश दो भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय हाँ, और वो तो 22 ऑफिशियल है, ऐसे देखा जाए तो 1000 के प्लस भी जा सकता है। और ये जो भाषा है, अगर आप इसका एक छोटा सा उदाहरण देंगे तो जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लोगों ने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान नाम से दो पाकिस्तान बने। जब ये लड़ाई जो बाद में हुई, इसी बात पे हो गई कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, नहीं वेस्ट पाकिस्तान के लोग, जो यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, वो कहते थे कि उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, यानी कि आज जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं, वह कहते थे कि नहीं, हमारे बंगाली भाषा को मातृभाषा यानी कि देश की भाषा बनाई जाए। भाषा को लेकर लड़ाई हो गया दोनों में, काफ़ी नरसंहार, काफ़ी गलतकृत हुए, और देखिए देश टूट गया। तो भाषा एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हमारे में कितने सारी भाषाएं हैं, और उस कारण ताकि बाद में किसी तरह का विवाद ना हो और हम अपनी अखंडता को बनाए रख सके, इस कारण हमने ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भाषा को भी संविधान का एक पार्ट बना दिया। तो ये सब कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए ही हैं। तो उसको हमने अपने देश के हिसाब से उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया। आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कहीं किसी देश में ST SC की बात हो रही है, किसी देश में भाषा की बात हो रही है संविधान में, ना। लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ ये भाषा हमारा राष्ट्रीय भाषा होगा, उसी पे कंटिन्यू हो गया। तो इस पॉइंट को आप लोगों को समझ गया। पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें दो पार्ट है, पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो इंक्लूडेड, और दूसरा है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स। हालांकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, गोवा, गुजरात बाकी लिख सकते हैं हम लोग। पहला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो इंक्लूडेड, यहाँ पे यूनिट्स का क्या मतलब हुआ, स्टेट्स। इसको समझने के लिए आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को या उनका जो पूरा सिस्टम है उसको समझना होगा। उसमें क्या है, दो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ एक पूरे देश का, यानी कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहाँ पे 50 स्टेट है। अगर आप फ्लोरिडा में रह रहे हैं तो फ्लोरिडा राज्य का अपना एक संविधान है और फेडरल गवर्नमेंट का अपना एक संविधान है। वहाँ पे आपके पास नागरिकता भी दोहरी होती है, आप फ्लोरिडा राज्य के भी नागरिक हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी नागरिक हैं। हमारे में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसका आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग, आपको अमेरिका में ही अलग अलग प्रावधान मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर दिया है, यानी कि वहाँ पे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अमेरिका के ही बहुत सारे राज्यों में आज भी मौत की सज़ा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे राज्यों में आपको जिसको हेम्प कहते हैं यानी कि गांजा, वो लीगल हो चुका है। अब बहुत सारे राज्यों में वो आज भी इल्लीगल है। लेकिन हमारे में क्या है कि ये जो स्टेट का संविधान होना चाहिए था और एक जो सेंटर का संविधान होना चाहिए था, दोनों को हमने कंबाइंड रूप से एक ही संविधान में बनाने का प्रयास किया। दोनों बातों को हमने एक ही संविधान में इंक्लूड किया। आप पढ़ते हैं कि हाँ बिहार का कोई अलग संविधान है या उत्तर प्रदेश का कोई अलग संविधान है या किसी राज्य का अपना नहीं, हम लोग सिर्फ एक ही संविधान जानते हैं, भारत का संविधान। और उसी में सभी बातों को लिखा गया है, चाहे सेंटर गवर्नमेंट का कोई पावर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर हो, चाहे स्टेट और सेंटर के बीच में किसी तरह का रिलेशन हो कि उसके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, या फिर वैसी शक्तियाँ कि किस पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर का होगा और किस बातों पे
कानून बनाने का अधिकार स्टेट पे होगा, स्टेट के पास होगा। इन सभी बातों को हमने इंक्लूड किया। तो हमने क्या किया, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एक कर दिया। तो इससे भी थोड़ा सा हमारा संविधान थोड़ा सा लेंदी हो गया। दूसरा पार्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू कश्मीर, नागालैंड एक्सेट्रा, यानी कि जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं आर्टिकल 370, है ना। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 370 ही था, यानी कि उस टाइम जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग प्रोविज़न की बात करी गई थी। लेकिन धीरे धीरे और भी अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रोविज़न दिया गया। और अभी आप करंट में देखेंगे तो 370 के बाद आपको 370A से लेकर 370I तक संविधान में मिल जाएगा। इसमें नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आपको गुजरात, इन सब का उल्लेख मिल जाएगा। कुछ अलग अलग शक्तियाँ या उनको अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग उनको सुरक्षा एक तरह से दी जा रही है संविधान के द्वारा। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने इंक्लूड किया। लेकिन आपको किसी और संविधान में ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा, ऐसा कोई आपको क्षेत्र नहीं मिलेगा कि किसी भी देश का विशेष भाग को किसी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। नहीं, पूरा देश है तो सब नागरिक के लिए बराबर है। लेकिन हम लोग में वैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आम नागरिक स्वेच्छा से नहीं जा सकता। यहाँ हम कोई डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, उस टाइप का बहुत सारे आप देखेंगे शेड्यूल्ड एरिया को सरकार रोक लगा देती है कि आम आदमी या बाहरी इसको खरीद बिक्री नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब क्या है, स्पेशल प्रोविजंस है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्शन महसूस कर सके, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो उन्हें वो सुरक्षा देने के लिए हमने इन सभी बातों को अपने संविधान में इंक्लूड किया। तो इससे भी थोड़ा हमारा संविधान ज़्यादा विस्तृत हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। फेडरल रिलेशंस विथ स्टेट्स, यानी कि हमारे संविधान में ही केंद्र का राज्यों के साथ क्या संबंध होगा उसकी चर्चा की गई है। अभी हमने इसे जस्ट इंक्लूड कुछ देर पहले ही समझा। ये चर्चा को हम लोग लिस्ट में पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। किन मुद्दों पे केंद्र के पास अधिकार है कानून बनाने का, किन मुद्दों पे स्टेट के पास अधिकार है कानून बनाने का। तो दोनों की शक्तियां को अलग अलग कर दिया गया है। दोनों के बीच में क्या संबंध होगा उसे भी विस्तृत रूप में यहाँ पे लिखा गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कल को चल के सेंटर और स्टेट के बीच में किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। जस्टिसिएबल मतलब हाँ, इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे जस्टिस करने का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे जो जस्टिस जिस सेंस में यूज़ किया गया है तो उसका मतलब हो गया इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर इसका वायलेशन होता है तो कोई भी भारतीय नागरिक कोर्ट जा सकता है कि हमारा यह वायलेशन हुआ। तो इसमें हमारे पास दो तरह के अधिकार हैं। एक तो जस्टिसिएबल है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं कि अगर उसका वायलेशन होता है तो कोई भी नागरिक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और दूसरा है नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, यानी कि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिसका वायलेशन होने पे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे हमने राइट टू एजुकेशन की ही बात की तो 86 अमेंडमेंट एक्ट के पहले कोई बच्चा, उसके पहले कोई भी बच्चा कोर्ट नहीं जा सकता था कि देखिए हमको मिलना चाहिए शिक्षा का अधिकार। लेकिन अब हर एक बच्चा जा सकता है कि इस बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था, इसको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमने अलग अलग राइट्स की बात की है। जो आप लोग डीपीएसपी में पढ़ते हैं, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। उसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आयरलैंड के संविधान में नहीं है या उनके डीपीएसपी में नहीं है, लेकिन हमने उसे अपने देश के लिए बनाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आजकल थोड़ा मुद्दा उठ भी रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है कि सभी लोगों पे समान रूप से कानून लागू हो। जैसे अभी हमारे देश में क्या है, जो सिविल मैटर हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह हो गया या उस टाइप का जो व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ता है, तो अलग अलग धर्म के हिसाब से उसका अलग अलग कानून बना हुआ है ना। पारसी है तो उसके लिए अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग करके उनके लिए कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल बात किया करता है, यानी कि हर एक नागरिक पे समान रूप से लागू होगा। तो अभी क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल राइट्स है। लेकिन
जब यही आर्टिकल जो 44 में जो यूसीसी की बात की गई होने पे कोई भी भारतीय नागरिक कोर्ट जा सकता है। तो हमारे पास दो तरह के अधिकार मिल गई, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। नंबर 8 में है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का क्या मतलब है? क्या? कुछ भी चेंजिंग ला सकते हैं एक जगह पर, जो आप बोले कि झुकना नहीं तो टूटना बोल। हाँ, अगर हम झुकेंगे नहीं तो टूटने की संभावना रहती है। समय परिवर्तनशील है और संविधान या किसी भी विधान को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। आज कुछ गलत है लेकिन कल को वह सही माना जा सकता है। हमने एक उदाहरण एडल्ट्री का देखा कि एडल्ट्री 2000 कुछ साल पहले, आज से 3-4 साल पहले वो क्रिमिनल केस, क्रिमिनलाइज था वो, लेकिन अब वो क्या हो गया, डिक्रिमिनलाइज हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी की जो यहाँ पे बात की गई है, यानी कि जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो हमारा संविधान काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसे आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ का जो फंडामेंटल राइट है बहुत स्ट्रिक्ट है, एज हार्ड एज स्टील। कहने का तात्पर्य कि उसको मोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हमने राइट टू बियर आर्म की बात की थी कुछ देर पहले, देख रहे हैं कि क्या है वहाँ पे, इसके कारण हर घंटा एक बच्चा मारा जाता है। अब वहाँ की पुलिस भी व्यवस्था स्ट्रांग है, अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट इतना स्ट्रिक्ट है कि इसको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे संशोधन किए जा सकते हैं संविधान में जो सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जा सकता है, यानी कि 50+1 प्रेजेंटेंट वोटिंग। कुछ ऐसे नियम है जिसके तहत हम लोग को आधे राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर हमारे देश में 28 राज्य भी हैं तो 14+1 यानी कि 15 राज्यों से सहमति लेके हमने वो संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2/3 स्टेट का आपको परमिशन लेना होगा, यानी कि वहाँ पे अगर 50 है तो 50 को आप 1/3 करेंगे, 2/3 करेंगे और उतने राज्यों से आपको मिनिमम सहमति लेना होगा। बहुत सारे यहाँ पे हमारे संविधान में ऐसे भी संशोधन किया जा सकते हैं जो सिंपल हम मेजॉरिटी यानी कि 2/3 वोटिंग एंड प्रेजेंटेड वोटिंग से हम लोग पास कर सकते हैं। तो हमारा संविधान है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लेक्सिबल ही है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो सरकार को दी गई है। जब हम 50+1 प्रेजेंटेड वोटिंग की बात करते हैं तो सरकार का क्या, मेजॉरिटी में काम करती है वो सरकार। अगर हमारे में 272 सीट चाहिए, 273 है किसी भी पार्टी के पास, तो अपना बना सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान ही पूरा बदल दे। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे हमने आर्टिकल अभी पार्ट 1 की चर्चा नहीं की, लेकिन आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 में लोग पढ़ेंगे कि किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, उनके टेरिटरी में हल्का बदलाव करना है, तो ये सब आराम सिंपल से मेजोरिटी से हो जा सकती है। लेकिन बहुत सारी, जैसे आपने देखा GST लागू हुआ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाफ यानी कि 1/2 ऑफ स्टेट से अधिक का सहमति चाहिए, उसके बाद फिर हम उसको संसद में पेश कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह का हमारे में फ्लेक्सिबल, यानी कि जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अमेंडमेंट करने के अलग अलग हमारे पास प्रोसीजर है, यानी कि किस तरह का हमें आवश्यकता होगा किस आर्टिकल के लिए या किस बातों के लिए, उस हिसाब से हमने यहाँ पे अपने संविधान में उसको जगह दी है। नेक्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेशन एज सप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेशन मतलब विधान, कानून, और सप्लीमेंट करने का मतलब किसी को पूरक कहते हैं ना, यह उसका पूरक है, तो इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं हम लोग पूरक करना। आप लोग कभी देखते होंगे जो जैसे कॉम्प्लेन बॉर्नविटा का आता है ना कि ये आपके न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करता है, यानी कि पूरक करता है। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें संसद को लेजिस्लेशन बनाने का पावर दिया गया है। यानी कि हर बात के लिए अगर हम संविधान संशोधन करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक कहने में अजीब लगेगा कि देखो तो इसका संविधान में हमेशा संशोधन ही होते रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या देता है पावर संसद को, कि सिटीजनशिप को लेके हम लोग संशोधन कर सकते हैं। सिटीजनशिप के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर देंगे, सिर्फ एक लेजिस्लेशन लाएंगे जिसको हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप लोग कुछ साल पहले देखे भी, काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा, जो हमारा सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 8 तक है, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या कहता है कि जब हम गणराज्य हो गए, जब हम गणतंत्र हो गए, तो उस टाइम कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये उसकी चर्चा करता है। लेकिन आर्टिकल 11
पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वह एक लेजिस्लेशन बनाकर यह बात को रख सकता है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा या किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसी को हम लोग कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इसी में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जैसे जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उसके बाद भारतीय संसद ने संशोधन करके बहुत सारे लोगों को भारतीय नागरिकता दी। 1986 में संशोधन किया गया। अभी जो 2019 का काफ़ी हाईलाइटेड रहा, तो उसमें क्या हुआ, संविधान में संशोधन नहीं किया गया, इस एक्ट में बदलाव किए गए। इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंड किया गया और जो जितने भी नॉन मुस्लिम थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी नॉन मुस्लिम थे जिन पे धर्म के नाम पे अत्याचार हुआ, तो उनको नागरिकता देने की बात यहाँ पे की गई। तो हमने देखा कि लेजिस्लेशन ऐसे बहुत सारे हमने बनाए जिसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता ना पड़े, बस एक लेजिस्लेशन से हमारा काम हो जाए। और ये हर जगह आपको मिलेगा। आर्टिकल 11 में आपको मिला, ये बात आपको आर्टिकल 35 में भी मिलेगा, यानी कि फंडामेंटल राइट में। अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक लेजिस्लेशन लाके किसी भी विशेष प्रकार के फंडामेंटल राइट को या तो रिवोक कर सकती है, जैसे कि आर्टिकल 31 के साथ हुआ, इसको रिवोक कर ली गया, या फिर विशेष प्रकार के फंडामेंटल राइट को दे सकती है। हाँ, यहाँ पे शब्दों को जब आप उत्तर लिखेंगे तो एक शब्द का जरूर ध्यान रखेंगे कि कब हमको गवर्नमेंट यूज़ करना है और कब हमको पार्लियामेंट यूज़ करना है। दोनों में अंतर है। सरकार और संसद अलग है, दोनों एक नहीं है। जैसे कि जब हम इसको चर्चा कर रहे थे, जब हम फीचर्स की चर्चा कर रहे थे, तो हमने एक जगह प्रयोग किया कि आर्टिकल 4, यानी कि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उनके टेरिटरी में हल्का फुल्का फेरबदल करना है, तो वहाँ पे हमने गवर्नमेंट यूज़ शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि 50+1 मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे GST का उदाहरण हमने लिया, तो वहाँ पे क्या संसद शब्द का प्रयोग किया। हालांकि हम वहाँ पे भी चाहते, जो आर्टिकल 4 की जब चर्चा करें तो वहाँ भी हम संसद रख सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा और रियलिटी को देखने के लिए या फिर थोड़ा अगर हम यथार्थवाद में देखें तो यहाँ गवर्नमेंट और संसद की तरह हम लोग यहाँ पे आपको ध्यान दे रहा हो कहाँ पे हमको संसद शब्द का प्रयोग करना और कहाँ पे हमें सरकार शब्द का प्रयोग करना। और अगर आपको कभी रिस्क लगे तो आप एकदम बिल्कुल फेयर चलेंगे एग्जाम में, सब जगह संसद प्रयोग करेंगे, सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने किया ना कि किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट को रिवोक कर सकती है। नहीं, जैसे हम कहें कि आर्टिकल 31 तो इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में इसे हटा लिया गया, तो क्या हम इसको कह सकते हैं इंदिरा गांधी सरकार? नहीं। जब सरकार कहेंगे तो यानी कि भारत सरकार की यहाँ पे बात की जाए। सरकार किसी को हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या मोदी जी हो, सरकार मतलब भारत सरकार। तो भारत सरकार हम ना कह के यहाँ पे हम कहेंगे इंडियन पार्लियामेंट, तो वो ज़्यादा सेफ होगा, आप सेफ चलेंगे। हाँ, सरकार आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इसको नॉर्मल सेंस में यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आपका आंसर उतना निखर के नहीं आ पाएगा। तो आज का क्लास हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? इस पे आप लोग लिखेंगे और कुछ थोड़ा टाइम तो हो गया, कल हम लोग कुछ और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग दूसरी कॉपी निकाल लेंगे जस्टिस वाली। तो जस्टिस के पिछले क्लास में हम लोग समझ रहे थे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। जस्टिस के पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि किस तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल ने जेरेमी बेंथम के यूटिलिटी थ्योरी को थोड़ा और ह्यूमनाइज करने का प्रयास किया, और उसके जो क्रिटिक्स थे जेरेमी बेंथम के, जो ये सवाल उठाते थे कि जेरेमी बेंथम का यूटिलिटी थ्योरी इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, या अपने यूटिलिटी थ्योरी में वह इंडिविजुअल राइट्स को काउंट नहीं करता। तो जेरेमी बेंथम ने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जेरेमी बेंथम का यूटिलिटी थ्योरी की जब हम बात करते हैं और जब हम सर्वोच्च की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल राइट्स और प्रेफरेंस ऑलरेडी काउंट हो जाते हैं। इसी को हमने एक वीडियो के माध्यम से भी टेस्ट किया था, जिसमें हमने एक महर्षि चाणक्य का वीडियो देखा और एक टॉम एंड जेरी का वीडियो देखा, और आप सभी लोग एक स्वर से कहे कि टॉम एंड जेरी वीडियो देखने में हमें ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन आप सभी लोग एक स्वर से यह भी कहें कि बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमें महर्षि चाणक्य का वीडियो ज़्यादा सही लगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या प्रेफरेंसेस या जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो सभी के लिए समान है?
क्या ये कहना उचित होगा? या कोई ऐसा भी हो सकता है जो हर केस में कहे नहीं, हमें तो टॉम एंड जेरी ही पसंद है, चाहे वो किसी भी एज का हो। इसी पे जब हमने आगे जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ने का प्रयास किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो जस्टिस है वह उसके साथ जो मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट है वह जुड़ा हुआ रहता है। जस्टिस जहाँ पे होगा वहाँ पे मॉरलिटी ऑलरेडी होगा। हम मोरल वैल्यूज़ को जस्टिस से अलग नहीं कर सकते, ना ही हम जस्टिस को मोरल वैल्यू से अलग करके ट्रीट कर सकते हैं। इसी में हमने देखा था थोड़ा सा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चर्चा किया था कि ऐसा ना हो कि हम माइनॉरिटी को खुश करने के लिए किसी विशेष प्रकार के मेजॉरिटी के साथ अन्याय कर दें और हम कहें कि यह तुम्हारे साथ जस्टिस हो गया। इसी में एक बहुत फेमस केस आता है जिसे हम लोग कहते हैं सिरूर मठ केस। ये इंडिया का ही केस है, सिरूर मठ केस। आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन आप लोग ये भी सुने होंगे कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशंस में गवर्नमेंट अपना ऑफिसर्स अपॉइंट करती है, बाकी किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं करती, लेकिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वो अपना गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आपने कुछ पिछले 2-3 सप्ताह पहले अखबार में पढ़ा होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि 4% टैक्स मंदिरों से लेगी, सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से ही लेगी। इनफैक्ट अब तो गया में मरने पे भी 5 रुपये का टैक्स लगेगा, यानी कि पिंडदान पे 5 रुपये का टैक्स लगेगा। तो क्या यह सही है? क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? यह केस काफ़ी पुराना है। हमने पहले भी चर्चा किया कि जब 1857 का जो हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने मंदिरों से उनके धन पे कब्जा करने के लिए अलग अलग एक्ट लाया, क्योंकि उसमें मंदिरों ने मदद किया था। जो भी हमारी तरफ से लोग लड़ रहे थे, भारतीय लोग, उनको धन की आवश्यकता होती थी तो मंदिरों से मदद किया गया था। तो उसको एक तरह से कंज्यूम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग एक्ट लाए। लेकिन क्या स्वतंत्र भारत में भी ऐसे केसेस हैं? हम लोग देख रहे हैं आज भी कि काफ़ी मंदिरों पे सरकार अपना ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। सिर्फ यही नहीं, आप ऐसे भी केस सुने होंगे कि मंदिरों के फंड से हज सब्सिडी दिया जाता है, या मंदिरों के फंड से क्रिश्चियन पिलग्रिमेज जो होता है, जूस पिलग्रिमेज जो होता है, जो वो लोग अपना जेरूसलम वगैरह में जाते हैं, उसको भी दिया जाता है। तो क्या वैलिड है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? यहाँ पे 2 बात आएगी। जब इसको हम लोग संविधान के तौर पे देखेंगे तो वहाँ पे सवाल उठेगा कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरा बात ये आएगा कि जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अगर हम इस पर ध्यान रखेंगे तो क्या यह जस्टिसिएबल है। यह जरूरी नहीं कि कोई अगर गैर संवैधानिक हो तो वह जस्टिस ना हो, और यह भी जरूरी नहीं कि कोई अगर संवैधानिक हो तो वह जस्टिस ही हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया, हालांकि सिरूर मठ केस में जो मद्रास गवर्नमेंट था तो सिरूर मठ को एक तरह से एक्वायर करने का प्रयास किया गया कि उसके सारे धन को हम कब्जा कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर लिया, लेकिन फिर से मद्रास गवर्नमेंट ने वही काम किया और फिर से मंदिरों को एक्वायर करने का प्रयास किया। और फिर से जब इस पे केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को खारिज कर दिया और फिर से एक नया डिसीजन दे दिया। और वहाँ पे जो बात की गई, एक टर्म का यूज़ किया गया जिसको हम लोग कहते हैं सेक्युलर बास्केट। यानी कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, यानी कि आर्टिकल 25 से 28 जो हम संविधान में बात करते हैं वो शक्ति आपको दी जा रही है, लेकिन जो फंडिंग आ रहा है वह एक सेक्युलर है। और क्योंकि यहाँ पे करप्शन होता है, यहाँ की जो करप्शन की बात है तो एक आप लोग पढ़ेंगे, ये शायद मिलेगा भी नहीं, चालोकंडिया कमीशन रिपोर्ट है एक, ये आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट का इसके अलग अलग 1987 का ही रिपोर्ट है, तो गवर्नमेंट उस टाइम इसको बैन करके रखी थी। बहुत सारे ऐसे आपको रिपोर्ट मिलेंगे, जैसे कपूर कमीशन रिपोर्ट, जिसने जब नाथूराम गोडसे जी ने गांधी को मार दिया तो उस पर क्यों ऐसा हुआ, तो उस पर भी एक कपूर कमीशन रिपोर्ट बैठी थी। 1969 में उसने अपना रिपोर्ट दिया, तो उसे भी 40 सालों तक गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं होने दिया, उसको अंडरग्राउंड करके रखा या उस पर बैन लगा के रखा। तो अब वो सब मिल गया है। चालोकंडिया कमीशन रिपोर्ट अभी भी थोड़ा सा पब्लिक में उतना ज़्यादा नहीं है, जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन आप लोग उसको प्रयास करेंगे पढ़ने का। तो चालोकंडिया कमीशन रिपोर्ट ने ये कहा था
कि जो गवर्नमेंट, जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें करप्शन होता है, तो इस कारण सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए कि करप्शन ना हो। हालांकि कुछ लोग इस पर मजाक भी उड़ाते हैं कि सरकार कह रही है कि आप करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तो खैर उस बात को हम दरकिनार एक सेकंड के लिए कर देते हैं। और जब हम इस टर्म को देखते हैं सेक्युलर बास्केट, तो यह शब्द अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभास पैदा करता है कि जो अगर कोई व्यक्ति मंदिर में फंडिंग देता है तो क्या वो सेक्युलर है? क्या वो फंडिंग, वो पैसा सेक्युलर है? तो वो सेक्युलर नहीं है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो यही कर दिया कि इस बास्केट को अलग कर दिया। वो जो बंधन था, हमने पैसा दिया मंदिर में, यानी कि हमने एक धार्मिक पर्पस के लिए पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस जो एक नोट था ना, जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रोसैंक्ट नोट, किस तरह से माँ और बच्चा गर्भनाल के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उस नोट को ही काट दिया और इस बास्केट को सेकुलर कर दिया। और इस बास्केट को सेकुलर करके यह कहा कि अब क्योंकि यह सेकुलर बास्केट है और इस पर करप्शन हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है। और ये ऑफिसर्स फिर क्या करते हैं, अलग अलग हज सब्सिडी या क्रिश्चियन पिलग्रिमेज के लिए देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ने फंडिंग दिया वह तो अपना मंदिर के उत्थान के लिए दिया था, वह अपना मंदिर के उत्थान के लिए था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब 1966 में इसमें जजमेंट पास हो गया तो उस टाइम ये सही माना गया। लेकिन आज एक जो जस्टिस का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग को इतना थोड़ा सा दूर का दृष्टि रखना होगा कि आने वाले जो भी हमारे पास समस्या होने वाली है, अगर आज तारीख 28 जनवरी 2022, आपको 1-1.5 साल बाद अगर कोई ऐसा मूवमेंट मिले जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अर्जियाँ डाले जाएं, लोग सड़क पे आके धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें कि यह जो हिंदू मंदिर पे टैक्स लगाया जा रहा है यह हटाया जाए, खैर ये तो अलग बात है। लेकिन क्या हम यहाँ पे जस्टिस कह सकते हैं? यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ठीक है, हम जो कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से अभी हम एक तरह से हिंदू इंस्टीट्यूशन पे गवर्नमेंट कंट्रोल ही हो गया, उनके फंडिंग पे कंट्रोल हो गया, तो हम लोग अभी कर रहे हैं क्योंकि यह मेजोरिटी में है, बाद में धीरे धीरे हम बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे भी करेंगे। किया नहीं किया वो हम सब जानते हैं और वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन क्या जस्टिस के दृष्टिकोण से, क्योंकि कोई एक मेजोरिटी में है और हम बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्या यहाँ पे जस्टिस हुआ? क्या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जस्टिस हुआ? जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसी को जब हम लोग देखे थे जॉन स्टुअर्ट मिल के केस में, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जेरेमी बेंथम का विरोध नहीं किया, उन्होंने जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अपहोल्ड करने के लिए कहा कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें लगे कि किसी इंडिविजुअल राइट को हम वायलेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लॉन्गर टर्म में देखते हैं तो एक व्यक्ति क्या अलग अलग एक्सपीरियंस है, उसी में हम लोग वीडियो तो देखे थे और अलग अलग एक्सपीरियंस को समझने का प्रयास किए थे और उसी में हम लोग फाइंड आउट किए थे और उसी में कुछ सवाल भी निकल के आया कि क्या यह जरूरी है कि अगर हम सबको चाणक्य जी का वीडियो अच्छा लग रहा है तो हर भारतीय को चाणक्य जी का ही वीडियो अच्छा लगे और हम लागू कर दे कि ना सब चाणक्य जी का ही वीडियो देखो। जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक जो पर्सनल स्पेस की बात करते हैं, व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है, वो कहाँ तक वायलेट किया जा सकता है या किस क्षेत्र में हम उसको किसी भी एस्पेक्ट में वायलेट नहीं कर सकते। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही वीडियो देखो क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। दिस थिंग कैन नॉट बी फोर्स्ड। यहीं पे हम चर्चा किए थे। ये जो केस को हम लोग यहाँ पे चर्चा की, हालांकि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करेंगे तो ये और डिटेल में चलेगा और बहुत सारे आप लोग केस यहाँ पे देखेंगे, सुरूर मठ केस देखेंगे, टी एन जयपाल का एक केस है वो भी आप लोग देखेंगे, फिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का केस देखेंगे, सबरीमाला केस देखेंगे। तो ये सब केस यही है। आप लोग को याद होगा जब पिछले सेक्शन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दिवाली के बाद हम चर्चा किए थे घटना का कि यह जो एक घटना हुआ, यानी कि हम लोग देखें कि जिस तरह से दिवाली के बाद एक तरह से सरकार डाटा रिलीज करती है कि दिवाली में कितना का बिक्री हुआ, तो इस बार 1,25,000 करोड़ से अधिक का सामान बिका, यानी कि सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। लेकिन जब हम उसके कॉम्पोजिशंस को देखते कि आखिर क्या बिका, दिवाली में बेसिकली सोना चांदी, गाड़ी, कपड़ा, मिठाई और आपका एक हो जाता है पटाखे। ये 6-7 महत्वपूर्ण रूप से बिकते हैं। बर्तन भी थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, धनतेरस के दिन लोग खरीदते हैं।
जब आप इसके कंपोजिशन को आज आप लोग देखेंगे, आप लोग का होमवर्क है कि फायर क्रैकर्स का कंपोजिशन कितना है। इस 1,25,000 करोड़ का जो सामान बिका था दिवाली में इस बार, उसमें फायर क्रैकर्स का कंपोजिशन कितना है। और ये जो फायर क्रैकर्स इतने अधिक बिके इस बार, वो क्यों बिके, और इसी को हम दिवाली के बाद भी चर्चा किए थे। और इसी को आप लोग जब देखेंगे कि संविधान दिवस इस बार मनाया जा रहा था, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कि न्यायालय को ट्रोल न किया जाए। यानी कि ट्रोलिंग आप लोग समझते हैं, लोग किसी को ट्रोल, हाँ थोड़ा वो नहीं, ट्रोलिंग एक होता है ना कि बोलचाल की भाषा में कहते हैं भिंगा के मारना, डिजिटल वे में, ऑनलाइन तरीका में, उस टाइप का हुआ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, या आप लोग खुद भी पर्सनली रूप से महसूस किए होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो कभी पटाखा ना फोड़ता हो, या जो खुद भी पटाखा नहीं फोड़ता, वो भी सब पटाखा फोड़ा। कहीं अचानक से एक साल में लोग नहीं पैदा हो गए कि सब पटाखे फोड़ दिए, लेकिन जो नहीं भी फोड़ता था वो भी फोड़ा। और एक जस्टिस का विद्यार्थी होने के नाते हमें फ्यूचर, यानी कि हमें थोड़ा सा अपने सोच को मायोपिक ना रख के हाइपर माइट्रोपिक करना होगा, यानी कि दूर का हमें सोचना होगा। ये क्योंकि एक जो हम परसिक्यूशन की बात करते हैं, परसिक्यूशन जरूरी नहीं कि हम किसी को तलवार लेके मारे हैं, परसिक्यूशन मेंटल भी हो सकता है। क्या जो हिंदू सोसाइटी है भारत का, वो शायद ऐसा फील किया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, एक परसिक्यूशन हो रहा है, और वो ऐसे जजमेंट आते गए जो हिंदू सोसाइटी को और पोलराइज करते गए कि आपके साथ परसिक्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो हम सिरूर मठ का केस देखें, वो यही चीज़ है। जस्टिस के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जस्टिस कॉम्प्रोमाइज़ करने की चीज़ नहीं होती कि आज हम आपके साथ कर रहे हैं, कल आपके साथ करेंगे, नहीं। जस्टिस हर एक एस्पेक्ट में सेक्रेट होती है। वो मेजॉरिटी नहीं देखती, वो माइनॉरिटी नहीं देखती, वो यह नहीं देखती कि आदमी कहाँ का है। अगर कोई विदेश से भी आदमी आया है और उसके साथ अगर कोई गलत करता है, कोई भारतीय नागरिक भी, तो सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि वो विदेशी है तो उसके साथ जस्टिस ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक हम उबाल देख रहे हैं, जो एक हम सोसाइटी महसूस कर रहे हैं, जो एक, या फिर अगर किसी भी आप हिंदू सोसाइटी या वैसे लोगों से बात करेंगे तो वो एक परसिक्यूटेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास सबसे सर्वोच्च न्यायालय ही है जहाँ से हम जस्टिस पा सकते हैं, और वहीं से अगर ऐसा जस्टिस आए तो लोग क्या करेंगे। यह एक तरह से उनका विरोध था, जो पटाखा फोड़े वह विरोध था। सिर्फ यही नहीं, IIT मद्रास, IIT दिल्ली के बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो दिवाली में पटाखा बताते कि मात्र 0.04% ही उनका जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है, उससे ज़्यादा बाकी सब करते हैं, फैक्ट्री हो गया, गाड़ी हो गया, ऐसे करके करते हैं। तो ये जो परसिक्यूशंस का फीलिंग है वह यहाँ पे लोगों को मिला। अगर इसको अभी टैकल नहीं कर पाएँ, और जब आप उस पोस्ट पे हैं कि आपको जस्टिस करना है, तो आप वहाँ पे ऐसी गलती ना करें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। जस्टिस ऐसा करें कि हर व्यक्ति को जस्टिस महसूस हो। एक और हम बात करते हैं एक और घटना का, यही जॉन स्टुअर्ट मिल से जो हम एक डिराइव कर सकते हैं कि क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर यूटिलिटी के बेस पे अगर किसी एक आदमी को सेक्रीफाइस करना रहे तो उस आदमी को सेक्रीफाइस कर दे, ताकि बेटर लंबे यानी कि बेटर टाइम में या लंबे समय में राष्ट्र का भला हो या समाज का भला हो। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहे थे कि जस्टिस का सिद्धांत क्या होना चाहिए, हमें वैसा कृत करना चाहिए जो राष्ट्र और लंबे समय में सभी को भला दे। तो क्या हम छोटे टर्म में लोगों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लोगों को एज ए यूज़, जैसे हम कहते हैं ना वस्तु का यूज़ करना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यूज़ करना अलाउ है। सपोज आप एक सर्जन हैं, सर्जन आप लोग समझते हैं जो सर्जरी करते हैं, और आपके पास एक ऐसा केस आया कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्चर हैं। ये लोग एक बहुत ही अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, और यह रिसर्च इनका काफ़ी उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा, और इस रिसर्च के बाद कोई भी मनुष्य धरती पे बीमार नहीं होगा, नो पेन, कोई सोरो नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, और किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का लंग फेल हो गया, किसी को दिल की आवश्यकता है। ये 3 आपके पास आए हैं। उसी टाइम आपके पास एक और आदमी आता है जो बिल्कुल एकदम हट्टा खट्टा हो। ये आदमी बिल्कुल अनाथ है, इसका न कोई पूछने वाला न कोई कहने वाला, और ये एकदम अनपढ़ गवार भी, इसको कुछ नहीं आता है।
यह स्वस्थ है, तो क्या एज ए सर्जन आप इसका दिल निकाल के इसमें डाल देंगे, इसका फेफड़ा इसमें, इसका किडनी इसमें? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो स्टेटमेंट था कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए कि लॉन्गर टर्म में वो क्या करे, सबको फ़ायदा करे। तो ठीक है, ये तो ऐसे भी अनाथ है, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई काम का भी नहीं है, अनपढ़ गवार है। लेकिन ये देखिए कितना बेहतरीन रिसर्च कर रहे हैं, लॉन्गर टर्म में कितना फ़ायदा, सिर्फ ये 3 को फ़ायदा नहीं, वो पूरे मनुष्य जाति को फ़ायदा होगा। किस आदमी का? हाँ, इस आदमी कोई दोष नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि इस आदमी का दोष नहीं है, मान लीजिए यही आदमी इन तीनों का एक्सीडेंट किया हो तो फिर भी ऐसा नहीं कहता। यानी कि बेटर गुड फॉर बेटर नंबर ऑफ पीपल का जो कॉन्सेप्ट जेरेमी बेंथम ने दिया और बाद में उसी को ह्यूमनाइज जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया, आप उस सिद्धांत से यहाँ पे टैली नहीं कर रहे हैं। हम लोग साफ साफ करें कि कुछ ऐसा पर्सनल स्पेस होता है एक व्यक्ति का जिसको किसी भी केस में उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा सैक्रोसैंक्ट रखना पड़ेगा, उसका उल्लंघन करना नहीं चाहिए हमें। इसी बात को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हम उस मोरालिटी की बात कर रहे हैं जिसको जस्टिस से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या एक मोरल वैल्यू भी है ना, क्योंकि यह व्यक्ति है तो इसका जीवन अपना है और इसके कुछ अधिकार हैं सिर्फ व्यक्ति मात्र होने से जिसको हम वायलेट नहीं कर सकते। इसी को हम लोग यहाँ पे जो अभी सिरूर मठ केस, चालोकंडे कमीशन रिपोर्ट और ये जो थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए, हम लोग उसी को यहाँ पे समझने का प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट जब अपने जजमेंट में ये कहता है कि अभी हम यहाँ पे हिंदू इंस्टीट्यूशंस पे लगा रहे हैं और बाद में जाके, ताकि पहले मेजोरिटी पे लगा दें तो बाद में जाके हम बाकी पे लगा दें। यहाँ पे सवाल ये नहीं कि सरकार को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। सवाल ये है कि भेदभाव करके क्या यहाँ पे जस्टिस हो पाया था? वहाँ पे तो स्टेटमेंट वही दिया था 1966 का ये केस है कि हम अभी कर देंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक तरह से जब लोग जान रहे हैं इसके प्रति, अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो लोग एक तरह से अपने आप को परसिक्यूटेड महसूस कर रहे हैं, जो कि देश के लिए हानिकारक है। तो जस्टिस अलग है। हो सके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड बता दिया और लागू भी है वो सालों से, लेकिन यहाँ पे फिर भी महसूस करते कि जस्टिस नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई महसूस नहीं कर पा रहा। अगर इसका बिल्कुल हम लोग एक रिसेंट केस लें तो आपने कुछ दिन पहले गोरखपुर का एक केस सुना होगा जिसमें एक बीएसएफ रिटायर्ड बीएसएफ जवान थे और कोई अली या हुसैन नाम का एक दुराचारी व्यक्ति था जो उनकी नाबालिग बेटी के साथ गलत व्यवहार किया था और वह बीएसएफ के जो रिटायर्ड व्यक्ति थे उन्होंने उसको गोली मार दिया। आपने वो देखा, पढ़ा होगा, काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़, आप लोग उसको आज जाके पढ़ेंगे। ये जो घटना हुई क्यों हुई? या फिर हैदराबाद केस तो सभी लोग जानते होंगे जिसमें उन चारों को पुलिस के साथ एनकाउंटर में वो चारों मारे गए, तो लोगों ने पुलिस पे फूल बरसाए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का जवाब देंगे तो वो अलग है, आप लोग इतना सक्षम है कि उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंड कर सकें कि नहीं यहाँ पे पुलिस की क्या गलती थी। लेकिन जब हम उसको सोशल वे में या फिर रियलिटी में देखते हैं तो लोग खुश हो गए कि जस्टिस हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह सकते हैं कि शायद लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम जिस न्यायालय के पास जा रहे हैं हमको न्याय नहीं मिल रहा। एक सवाल उठता है और हम लोग भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि न्याय का मतलब ये होता है कि किसी को मारना नहीं, सजा देने का मतलब है कि वो सुधर जाए। तो क्या न्याय का मतलब सिर्फ सुधर जाना होता है? क्या उसमें पर्सनल जो खुन्नस है क्या उसको हम हटा सकते हैं? आप लोग खुद इसको प्रैक्टिकल भी महसूस कर सकते हैं। कभी कभी आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कभी टेम्पो वाला कोई भरोसा नहीं, कहीं भी रोक देता है तो पूरा खुनो, तो देखो कहीं रोक दिया, या जा रहे हैं हल्का सा कोई मार के भाग गया, तो हो सके गुस्सा में आदमी कोई मारा पीट भी कर लेता है, लेकिन उस टाइम रोक दिया जाए। अब फिर 2 दिन बाद उसको लाया जाए कि देखो ये तुमको मारा था, अब तुम इसको 2 झापड़ मारो, तो क्या वो व्यक्ति मारेगा? नहीं मारेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह जो गलत हो रहा है, तो यह जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है इसमें व्यक्ति का अपना भी खुन्नस इन्वॉल्व होता है। जस्टिस मतलब न्याय, तो यह न्याय कहाँ तक है, इसका परिभाषा क्या है? जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि जस्टिस मतलब लोगों को मारना नहीं बल्कि उनमें सुधार करना, तो क्या सिर्फ यही एक स्टेटमेंट तक यहाँ तक है?
जब इस केस में आपने क्या क्या एज ए सर्जन के रूप में मना कर दिया। यहाँ पे ये बात आपने नहीं कही कि अगर हम ऐसा करेंगे और कल को लोगों को पता चल जाए तो मेरे पे केस हो जाएगा या फिर हमारे पास लोग नहीं आएंगे, ये बात आपने नहीं कहा। आपने इसके राइट्स को पहचाना, आपने जस्टिस किया, आपने न्याय करने का प्रयास किया कि नहीं यह व्यक्ति मात्र है और इसका कोई मिस्टेक नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि यह एक्सीडेंट भी किया, सेकेंड सिचुएशन में यही तीनों को एक्सीडेंट किया, तो भी आपने इसका अंग निकाल के इन तीनों में ट्रांसप्लांट करना सही नहीं समझा। यानी कि जस्टिस कुछ और है, यानी कि जस्टिस की परिभाषा इससे बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का जो मुख्य बेस था, जो जिस तरह से उन्होंने यूटिलिटी थ्योरी को एक तरह से मानवतावादी अप्रोच देने का प्रयास किया, उसको हमने एक तरह से सवाल उठाया उस पर, और उस सवाल को हम लोग किस तरह से देख रहे कि यह सवाल अभी भी इंडिविजुअल राइट को पूरी तरह से सहयोग नहीं दे पा रहा। इसी को हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहें कि सभी जो सबके लिए सही है वो सबके लिए सही हो जाएगा, लेकिन हम देखा कि वीडियो है तो आपने खुद शॉर्ट टर्म के लिए टॉम एंड जेरी सही समझा, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान कहा कि नहीं महर्षि चाणक्य का वीडियो ज़्यादा सही है। और हो सकता कोई ऐसा बालक भी हो जिसको टॉम एंड जेरी ही सही लगे या हर परिस्थिति में चाणक्य का वीडियो ही सही लगे। तो अभी भी उस इंडिविजुअल राइट्स को हम लोग यहाँ पे नहीं समझ पाए या उसको हम लोग अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं कर पाए। क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जो सच में स्टैंड अलोन करे, यानी कि वो इंडिविजुअल राइट्स को बिल्कुल अलग करके देखे या इंडिविजुअल राइट्स को बिल्कुल महत्व दे और यूटिलिटी को उतना अधिक महत्व ना दे, यानी कि बेटर गुड फॉर बेटर नंबर ऑफ पीपल की बात ना करे? क्या कोई ऐसा सिद्धांत है? इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं लिबरल, यानी कि लिबरलिज्म। लिबरल कुछ खास नहीं, यह सिर्फ यही कहता है यह व्यक्ति के अपनी लिबर्टी को महत्व देता है, व्यक्ति का जो लिबर्टी है उसको यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। तो इन सभी सवालों को हम लोग और प्रयास करेंगे देखने का। बाकी आप लोग इस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक और कमीशन आप लोग पढ़ेंगे, कपूर कमीशन का रिपोर्ट है 1969, ठीक है, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। इसका वॉल्यूम 2 पेज नंबर 320 से लेकर 333 तक जरूर पढ़ेंगे, ये कल पढ़ के आएंगे वॉल्यूम 2 का। और बाकी सिरूर मठ केस को भी आप लोग समझेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग क्लास का समापन यहीं पे करते हैं और इसके बाद कल हम लोग लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को जस्टिस में समझने का प्रयास करेंगे।